हेलो सभी को जय हिंद, नमस्कार। मैं अरुण सर आप सभी का प्रयास एकेडमी कल्याणपुर कानपुर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि इतिहास का टॉपिक बाय टॉपिक लगातार सिलेबस चल रहा है। तो आज का जो टॉपिक है वह है वंशों की उत्पत्ति से, क्योंकि आज से वंश के संपूर्ण जितने भी इतिहास में जो वंश हुए हैं, आज से वंशों की उत्पत्ति के बारे में उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज से शुरुआत होती है। तो जिसमें से पहला टॉपिक है मगध का उत्कर्ष, यानी मगध का उत्कर्ष किस प्रकार से हुआ था और मगध से बनने वाले जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो परीक्षाओं की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक कहानी के रूप में टॉपिक बाय टॉपिक क्रमबद्ध रूप में आपको जोड़कर बताने का प्रयास करते हैं। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इसके पहले जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे उन सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों का मैंने वीडियो अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने ना देखे हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें अवश्य देख लें। तो आइए चलते हैं आज अपने टॉपिक पर। देखते हैं मगध का उत्कर्ष। मगध क्या है? तो आपको पता है कि आपने देखा था कि इतिहास में जो 16 महाजनपद हुए थे, 16 महाजनपदों में एक मगध भी था। तो मगध की उत्पत्ति, उसका विस्तार जो है वह मुख्य रूप से था, क्योंकि मगध जो 16 महाजनपद थे उन 16 महाजनपदों में जो मगध महाजनपद था, मगध सर्वशक्तिशाली था। अच्छा, एक चीज़ और है, जितने भी 16 महाजनपद थे उन 16 महाजनपदों में अधिकांश आपके जो जनपद थे उन जनपदों में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, अर्थात राजा का पुत्र ही राजा बनेगा। इस व्यवस्था को राजतंत्रात्मक व्यवस्था कहते हैं। तो जो मगध था, मगध में भी राजतंत्रात्मक व्यवस्था चल रही थी। केवल और केवल यदि आप महाजनपदों में जाएंगे तो महाजनपदों में जो वज्य था, जो वज्य जिसमें 8 संघ से संबंधित आते हैं, वहाँ पर गणतंत्र व्यवस्था थी। अधिकांश सभी जितने भी महाजनपद थे उन सभी महाजनपदों में राजतंत्रात्मक अर्थात राजशाही व्यवस्था चल रही थी। तो अब देखते हैं मगध का उत्कर्ष प्रकार से हुआ था। तो मगध के उदय का कारण, तो मगध के उदय का जो कारण है वह ये है, एक आर्थिक कारण है, राजनीतिक कारण है और भौगोलिक कारण भी है। आर्थिक कारण क्या है? आर्थिक कारण आप जानते हैं कि जो ये पूरा विस्तार था, जो जनपदों का आपने विस्तार देखा था वो मैप के द्वारा, तो उसमें आपने देखा था जो उत्तरी क्षेत्र था, अर्थात जो मैदानी क्षेत्र था, मैदानी क्षेत्रों में ही जनपदों की मुख्य रूप से व्यवस्था देखने को मिलती है, जो कि कृषि के दृष्टि से बहुत ही उपजाऊ होती है, अर्थात वहाँ अनाज का उत्पादन बहुत अधिक होता है। क्योंकि उस समय की अगर बात करें तो प्राचीन काल में जो मुख्य व्यवसाय था वह कृषि था। तो कृषि जहाँ पर अच्छी होती थी तो वहीं पर लोग अपना क्षेत्र का विस्तार करना चाहते थे। तो इसलिए आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए यह जो मगध का उत्कर्ष हुआ है, यह आर्थिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि लोग चाहते थे कि हमारा राज्य जितना ज़्यादा विस्तार होगा उतनी ज़्यादा, यानी मैदानी क्षेत्र पर हमारा अधिकार होगा, जितना मैदानी क्षेत्र पर अधिकार होगा उतनी ज़्यादा उपज बढ़ेगी। तो इसलिए एक कारण यह भी रहा है आर्थिक। दूसरा राजनीतिक, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में लोग अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं, राजनीति ऐसी व्यवस्था होती, तो राजनीतिक कारण था। तीसरा कारण था भौगोलिक क्षेत्र। भौगोलिक क्षेत्र क्या था? तो आप जानते हैं मगध जो है ये बिहार के क्षेत्र में पड़ता है। अच्छा, भौगोलिक इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। मगध का उत्कर्ष, यानी जितने 16 महाजनपद हैं उन 16 महाजनपदों में मगध एक सर्वशक्तिशाली था। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए था क्योंकि आप जानते हैं, यदि बताया जाए तो ये आप जानते हैं जैसे गंगा नदी जाती है बहती हुई, गंगा नदी के बाद में ऊपर से गंडक नदी आती थी जो गंगा में मिलती थी, सहायक नदी। उसके बाद में नीचे से आपकी सोन नदी जाती थी, सोन। तो इधर से इधर से आपकी गंगा नदी आती, इधर से आपकी गंडक आती, इधर से सोन नदी। जो मगध था वह ये बीच का क्षेत्र था, बीच का क्षेत्र था। तो मगध ऐसा महाजनपद था जिस पर जो अन्य क्षेत्र के जो वंश थे वह वंश यदि इस पर आक्रमण करना चाहते थे तो उनको सबसे पहले नदियों को पार करना होता था। तो नदियों को पार करने में कठिनाई होती थी, जो कि सेनाएं काफ़ी हताश हो जाती थी। इस वजह से सेनाओं की हताशता के कारण यहाँ पर इस वंश पर आक्रमण करना इतना आसान नहीं था। लेकिन यह जो मगध था, मगध अन्य जितने भी क्षेत्र थे जो वंश आसपास क्षेत्रों में चल रहे थे उन वंशों पर मगध जो है ये अपना पूरा प्रभाव दिखाता था, क्योंकि ये सुरक्षा के क्षेत्र में आ जाता था, इसलिए मगध सर्वशक्तिशाली था। इसके अतिरिक्त भी यहाँ पर सैन्य व्यवस्था भी अधिक थी। तो यही सब कारण थे जिसके कारण मगध जो है ये सर्वशक्तिशाली बना था सभी वंशों में। अब आते हैं मगध के वंशों का क्रम।
मगध के वंशों का क्रम किस प्रकार से, क्योंकि ये पूछ लिया जाता, तो मगध में मुख्य रूप से ये क्रम है वंशों का, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। ये मुख्य रूप से, क्योंकि आ जाता है मगध के वंशों का क्रम व्यवस्थित रूप में, या सबसे पहला वंश कौन था इस टाइप से, या अंतिम वंश कौन था मगध का, तो इस प्रकार से पूछ लिया जाता। तो पहला आपका था हर्यक वंश, उसके बाद में नेक्स्ट था शिशुनाग वंश, शिशुनाग के बाद में आता है नंद वंश, नंद वंश के बाद में आता है मौर्य वंश। अच्छा, मौर्य वंश शुरू होने से पहले विदेशियों का आक्रमण होता है, तो सबसे पहले मौर्य वंश को पढ़ने से पहले विदेशियों का आक्रमण भी हम लोग देखेंगे। तो इस आधार पर आपने देखा कि जो वंश है वंश की यह क्रम व्यवस्था थी। अब एक एक करके वंशों पर चलते हैं कि कौन वंश से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं ये ओरल रूप में पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर से इसमें प्रश्न नहीं बनते हैं। जहाँ से जो भी प्रश्न बनते हैं उन सभी को मैंने यहाँ पर सम्मिलित किया है। जैसे कि हर्यक वंश में, हर्यक वंश का संस्थापक पूछ लिया जाता कौन है, तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। इसका जो उपनाम था वह उपनाम श्रेणिक देखने को मिलता है, तो बिंबिसार का उपनाम श्रेणिक था। हर्यक वंश की स्थापना कब हुई थी, तो हर्यक वंश की स्थापना 544 से 492 बीसी के मध्य के काल जो था वह हर्यक वंश का काल रहा है। इसकी राजधानी कौन थी, तो हर्यक वंश की जो राजधानी थी, बिंबिसार ने अपनी राजधानी गिरिव्रज को बनाया था। तो यह भी पूछ लिया जाता था कि हर्यक वंश की राजधानी कौन सी थी, तो गिरिव्रज थी, जो राजगृह भी कहा जाता है। उसके बाद में मगध का प्रथम वंश, तो मगध का जो प्रथम वंश जो उभर के आया था वह कौन सा आया, तो वह आपका हर्यक वंश था। अच्छा, मगध का जो प्रथम वंश हर्यक वंश था वह उसे पितृहंता वंश के भी नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों, तो ऐसा कारण ये पितृ का मतलब पिता की, हंता का मतलब हत्या करने वाला। ये जो हर्यक वंश था इसमें जितने भी शासक हुए हैं ये सभी अपने पिता की हत्या करके ही गद्दी संभाले, इसलिए इन्हें पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। जो हर्यक वंश में आप जितने भी देखोगे सभी इनके पुत्र होंगे और इन सभी ने अपने पिता की हत्या की, इसलिए इसे पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पितृहंता वंश, मगध का कौन सा वंश पितृहंता वंश है, तो वह हर्यक वंश है, यानी ये वंश। शिशुनाग और नंद वंश ये सभी नहीं है। उसके बाद में हर्यक वंश का राजवैद है। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। बिंबिसार के शासन काल में एक उनके राजवैद थे, जो चिकित्सक होते हैं वो वैद्य थे, उनका नाम था जीवक। यह भी पूछ लिया जाता है कि जीवक किसके शासन काल के चिकित्सक रहे हैं, तो वह बिंबिसार के चिकित्सक रहे थे। कौन से, जीवक, यानी चिकित्सा क्षेत्र में इनकी देखरेख करते थे। और बाद में बिंबिसार ने अपने राजवैद्य चिकित्सक जीवक को बुद्ध व अवंती के राजा प्रद्योत की चिकित्सा की सेवा के लिए भी राजवैद्य जीवक को भेजा था। जो यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गौतम बुद्ध थे व अवंती के राजा जो प्रद्योत थे उनकी चिकित्सा की सेवा के लिए कौन गया था, तो जीवक गया था। किसने भेजा था, तो बिंबिसार ने भेजा था, क्योंकि बिंबिसार के शासन काल के अंतर्गत आते थे। उसके बाद में हर्यक वंश, बिंबिसार ने वैवाहिक यानी बिंबिसार ने जितनी भी साम्राज्य का विस्तार किया है वह वैवाहिक परंपरा के आधार पर कार्य किया है। क्योंकि उस समय जो राजा हुआ करते थे, या तो उनका अगर सैन्य बल बहुत मजबूत होता है तो वह आक्रमण करके सीधा उन पर अधिकार कर लेते थे, या कुछ राजा जो रहते थे वह क्या करते, वैवाहिक संबंध अर्थात विवाह संबंध स्थापित करने के बाद में आसानी से वह राज्य का विस्तार कर लेते थे। तो जो आपका बिंबिसार था, बिंबिसार ने वैवाहिक परंपरा से साम्राज्य का विस्तार किया, यानी वैवाहिक जो परंपरा थी उसको इन्होंने अपना करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। महाभग्ग में 500 पत्नियों का, यानी जो बिंबिसार था, बिंबिसार के महाभग्ग में 500 पत्नियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन कितना सही है ये कुछ नहीं कहा जा सकता है, ऐसा उल्लेख देखने को मिलता है। लेकिन मुख्य रूप से इनकी 3 पत्नियां थी। कौन कौन सी थी, तो प्रथम 3 पत्नियों में आपकी जो पहली पत्नी थी वह कोसला देवी थी, जो कोसल वंश के राजा जो प्रसेनजीत थे, प्रसेनजीत की बहन थी कोसला देवी, उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किया। तो वैवाहिक संबंध जो कोसला देवी थी, कोसल वंश के प्रसेनजीत की बहन, किसी के साथ इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किया, और वैवाहिक संबंध स्थापित करने के बाद में इन्होंने काशी पर अधिकार कर लिया। बहुत आसानी से इनका काशी पर अधिकार हो गया।
उसके बाद में दूसरी पत्नी चेलना थी इनकी। चेलना जो थी वह वैशाली के राजा चेटक की बहन थी। वैशाली के राजा चेटक की बहन थी चेलना। उनसे इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किया और चेलना को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। और स्वीकार करने के बाद में इन्होंने यानी जो वैशाली था वैशाली पर भी इन्होंने अधिकार कर लिया। उसके बाद में तीसरी पत्नी थी क्षेमा। क्षेमा जो आपका पड़ता है पंजाब क्षेत्र में, तो वहाँ उनकी राजकुमारी से इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किया और क्षेमा को अपनी पत्नी बनाया। और बना करके ये कुरु का जो क्षेत्र, कुरुक्षेत्र जो दिल्ली का क्षेत्र वर्तमान में पड़ता है, उस क्षेत्र में इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो इस प्रकार हर्यक वंश से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वह इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मैंने आपकी नज़र डाली। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। उसके बाद में हर्यक वंश जो संस्थापक बिंबिसार थे, इनका जो पुत्र था अजातशत्रु, जिसे कुड़िक के नाम से भी जाना जाता है, उपनाम इसका कुड़िक है। तो अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी 492 BC में, और पिता की हत्या करके गद्दी पर स्वयं स्थापित हो गया, यानी पितृहंता का कार्य किया। उसके बाद में बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किसने किया? तो अजातशत्रु ने, यानी प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किसने किया था प्रश्न बन जाता है, तो वह अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु कौन था? तो बिंबिसार का पुत्र था। इसने बिंबिसार की 492 BC में हत्या करके स्वयं गद्दी पे राजपाट संभालना। उसके बाद में इसकी राजधानी जो अजातशत्रु था, अजातशत्रु की जो राजधानी थी वह हाटक थी। हाटक जो पाकिस्तान रावलपिंडी के क्षेत्र में हाटक पड़ती है, तो अजातशत्रु ने अपनी राजधानी हाटक को बनाया था। अब आगे चलते हैं। अजातशत्रु का पुत्र फिर आता है उदयन, जिसने अपने पिता की हत्या कर दी 460 BC में। 460 BC में अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी, और अजातशत्रु की हत्या करके अब यह स्वयं गद्दी पर बैठ गया और शासन संभालने लगा। उसके बाद में उदयन ने इसने गंगा, सोन और गंडक के संगम पर पाटलिपुत्र, यानी यही चीज़ गंगा और गंडक और सोन के जो संगम था, ये संगम स्थल पर इसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। तो यह भी आ जाता, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने की थी। उदयन कौन था? तो यह अजातशत्रु का पुत्र था, जिसने अपने पिता की हत्या कर गद्दी पर शासन संभाला था। इसने अपनी राजधानी, जब पाटलिपुत्र को इसने नगर की स्थापना की और उसी पाटलिपुत्र को अपनी इसने राजधानी बना लिया। उसके बाद में जो उदयन, अर्थात ये जो हर्यक वंश चल रहा था, हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वह नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक था। अब नागदशक की हत्या कौन करता है? तो नागदशक की हत्या शिशुनाग करता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग था। शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना जो की है वह नागदशक की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग, जो आपका वंश है उसी का नाम है। तो शिशुनाग बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा। इसके बाद में शिशुनाग वंश की जो राजधानी थी यह वैशाली। कौन सी राजधानी? तो शिशुनाग वंश की राजधानी कौन सी थी? तो शिशुनाग वंश की राजधानी आपकी कौन सी थी? वैशाली थी। और अवंती को मगध में मिलाया, यानी शिशुनाग ने अवंती, जो आप जानते हैं MP में पड़ता है, जिसकी राजधानी यानी उज्जैनी महिष्मती थी, तो अवंती को मगध में मिलाने का कार्य किसने किया? तो शिशुनाग ने बताया, यानी यह पूरा क्षेत्र का विस्तार लगातार बढ़ रहे थे। उसके बाद में शिशुनाग जो थे, इनकी जब मृत्यु हो जाती, मृत्यु के बाद में इनका पुत्र होता है कालाशोक। वह इस सिंहासन पर बैठता है और राजपाट संभालता है। तो कालाशोक, इसने राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र कर दिया, यानी जो उदयन की राजधानी पाटलिपुत्र थी उसके बसाए हुए नगर की जो राजधानी, उसने स्वयं अपने बसाए हुए नगर को राजधानी बनाया था। उसी की राजधानी को कालाशोक ने अपने पिता की जो बनाई गई राजधानी थी वैशाली से हटा करके इसने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी स्थापित कर दिया। उसके बाद में कालाशोक ने इसने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया है, यानी प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किसने कराया? तो अजातशत्रु ने कराया। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किसने कराया था? तो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, यानी कालाशोक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन कराया। उसके बाद में जो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था वह था नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश का पूछ लिया था अंतिम शासक कौन है? तो नंदीवर्धन है। यहाँ पे मुख्य रूप से प्रथम किसी भी वंश पढ़ोगे, उस वंश में आपको संस्थापक, उसकी राजधानी और उसका अंतिम शासक या अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, बस यही इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपके प्रश्न बनते हैं। तो शिशुनाग वंश का अंतिम जो शासक था वह था नंदीवर्धन था। अब नंदीवर्धन की हत्या कौन करता है? तो आगे देखते हैं नंद वंश।
आगे आपका आता है नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक जो थे वह थे महापद्म नंद। तो नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे। महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद में नंद वंश की स्थापना की। तो नंद वंश के संस्थापक कौन है? महापद्म नंद हैं, जिन्होंने नंदीवर्धन शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन की हत्या करके नंद वंश की स्थापना की। उसके बाद महापद्म जो नंद हैं, इन्होंने एकराड की उपाधि धारण की, यानी वंशों में प्रथम उपाधि धारण करने वाला कौन सा था? तो महापद्म नंद था, जिसने एकराड की उपाधि धारण की। वही लिखा है यहाँ पर, एकराड उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो महापद्म नंद था। उसके बाद में पुराणों में महापद्म नंद को दूसरा परशुराम भी कहा गया है। पुराणों में जो महापद्म नंद है इसे दूसरा परशुराम कहा गया। ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्षत्रियों का नाश करने वाला था, इसलिए इसे महापद्म नंद को परशुराम कहा गया है। उसके बाद नंद वंश ने कलिंग जीता। कलिंग जीत करके कलिंग से जैन मूर्ति यह मगध में ले आया था। अर्थात नंद वंश के जो संस्थापक महापद्म नंद थे, महापद्म नंद ने कलिंग को जीता। कलिंग से जो जैन मूर्ति थी वह जैन मूर्ति मगध में ले आया। और कलिंग में नहर खुदवाने का कार्य किसने किया? तो नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद ने कलिंग में नहर खुदवाया, यानी नहर खुदवाने का पहली बार नहर खुदवाने का कार्य किसने किया? तो वह किया किसने? महापद्म नंद ने। कहाँ के खुदवाई? तो कलिंग में खुदवाई। अब अंतिम शासक देखते हैं। नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, जो क्रूर शासक के नाम से जाना जाता था। तो क्रूर शासक भी लिख करके आ जाता है कि जो आपका मगध का सबसे क्रूर शासक कौन था? तो वह था घनानंद, जो नंद वंश का अंतिम शासक था, क्रूर शासक। तो इसके शासनकाल में इसके जो दरबारी थे वह कौटिल्य थे, अर्थात चाणक्य जिन्हें कहा जाता। तो कौटिल्य जो चाणक्य थे वह किसके दरबारी थे? तो घनानंद के दरबारी थे। और यह किस वंश के थे? तो नंद वंश में यह देखने को मिलता है कि नंद वंश के जो शासक था घनानंद, घनानंद का जो दरबारी थे वह थे कौन? कौटिल्य यानी चाणक्य। इसने क्या किया? यह क्रूर शासक था, तो वहाँ पर कुछ राज व्यवस्था में अव्यवस्था होने के कारण इसने क्या किया? तो इनके जो दरबारी थे कौटिल्य का इसने अपमान कर दिया। अपमान करने पर कौटिल्य यहाँ से इसका शासनकाल छोड़कर चले जाते हैं और जाने के बाद में वह चंद्रगुप्त मौर्य से मिलते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के आते हैं, घनानंद पर आक्रमण करवा देते हैं। तो घनानंद की पराजय होने के बाद में फिर एक नया वंश उदय होकर के नया वंश का उदय होगा, जो कौन सा बनेगा? आपका मौर्य वंश। तो आक्रमण करवाते हैं घनानंद पर। फिर घनानंद पर जब आक्रमण होता है तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य काल की स्थापना की। तो मौर्य काल की स्थापना आप देखने को यहाँ मिलेगी। तो दरबारी कौन सा था? तो कौटिल्य, जो कि पूछ लिया जाता है। उसके बाद में इसी के शासनकाल में नंद वंश के यानी घनानंद जो था, घनानंद के ही शासनकाल में सिकंदर का आक्रमण होता है। जो आप जानते हैं सिकंदर का आक्रमण कब हुआ यह भी पूछ लिया जाता है। तो घनानंद के शासनकाल में सिकंदर का आक्रमण होता है, जो 1826 ईस्वी में होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मैंने चर्चा की है। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें आप देखेंगे कि विदेशियों का आक्रमण किस प्रकार से हुआ था। उसके बाद में मौर्य काल देखेंगे। फिर उसके बाद में इसी प्रकार जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को टॉपिक बाय टॉपिक आपके सामने लेकर के आते रहेंगे। उम्मीद है आप सभी को पसंद आ रहे होंगे। यदि पसंद आए तो आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबा लें। सभी को जय हिंद, नमस्कार।